तो एक तो हमने जब कल एक तो हमने किया था क्या, कंटेंट डीप थ्योरी। जैसा मैंने एक ये चीज़ देखी है, जैसे कंटेंट डीप थ्योरी है ना जो आप पढ़ते हो, सो ये स्टार्ट तो आपका कहाँ से होता है, पढ़ा है आपने इसको? जी। कहाँ से होता है? एनसीईआरटी में आप जब देखेंगे ना, सो ये स्टार्ट होगा आपका अल्फ्रेड वेगेनर से पहले भी आया है। कौन आया था अल्फ्रेड वेगेनर से पहले? कब सबसे पहले कब ये नोटिस हुआ है? 1912 में। 1912 से पहले 1912 में ही हुआ था। 1596 इसके पहले। तो वो चीज़ें थोड़ा सा ना आपको एनसीईआरटी से देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अब्राहम ऑर्टेलियस ने सबसे पहले चीज़ों को बताया। उसने केवल ये देखा था कि कहीं ना कहीं एक मूवमेंट हो रहा है, जो कि पहला व्यूज़ ही उसने बताया, कहीं उसने रिसर्च नहीं किया था। उसको लगा कि ये कहीं ना कहीं शायद लगता है कि ये एक ड्रिफ्टिंग है, तो उस ड्रिफ्टिंग की वजह से उसने पहला पॉइंट दे दिया उसे। फिर जब अब्राहम सॉरी ये आए हमारे अल्फ्रेड वेगेनर, ये 1912 में आए। 1912 में आने के बाद इन्होंने स्टार्ट किया अपनी थ्योरी दी, कॉन्टिनेंटल थ्योरी। इस थ्योरी को देने के बाद इसने बताया, इन्होंने 4 से 5 ऑब्जर्वेशन दिए। कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है? एक तो इन्होंने कहा था कि सारे मैप्स सेम है, जब उन्हें हम कंबाइन करेंगे। नंबर 1 जिगसॉ फिट है ना? जिगसॉ फिट, जिगसॉ फिट, इसका मीनिंग ये है जिगसॉ फिट की अगर बात करेंगे, आप थोड़ा सा मैप लाए हो कि नहीं लाए हो? अपना मैप लाए हो कि नहीं? नहीं जी, नहीं? तो इसमें क्या है ना, जैसे आप देखो, एक अफ्रीका का देखा आपने जी, है ना, अफ्रीका का देखो और प्लस साउथ अमेरिका का देखो मैप, दोनों को जोड़ो आपस में, कंबाइन तो कैसा लगेगा? एक ही प्लेट के हो है। तो यही इन्होंने बताया कि एक ही प्लेट का टुकड़ा था पूरा का पूरा। अब प्लेट हो जाने के बाद ये क्या हुआ कि जब टूटा, तो अगर प्लेट टूटती है दोबारा से जोड़े तो ऐसा लगता है कि एक ही पार्ट है। सेम ऐसे ही अर्थ था, एक ही प्लेट थी, फिर टूटा तो इसमें कई सारे अलग अलग, अभी भी जोड़ने के बाद पता लगता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका यूरोप को जोड़े तो एक जैसा लगता है, साउथ अमेरिका साउथ अफ्रीका को जोड़े तो एक जैसा लगता है। तो इसका जिगसॉ फिट हो गया। नंबर 2, एज ऑफ द रॉक्स, सिमिलरिटी इन द एज ऑफ द रॉक्स। इन्होंने देखा कि चाहे वो साउथ अमेरिका का हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका, चाहे अफ्रीका, यूरोप, ऐसे बहुत सारे उनके जो माउंटेन्स हैं उनका लिया गया क्या, रॉक ली गई, उनकी एज फाइंड की गई कार्बन डेटिंग से। उसमें ये मिला कि सभी के एज लगभग लगभग सेम है। तो अगर एज सेम है, इसका मतलब एक ही टाइम पे डेवलप हुए होंगे, ये चीज़ें एक जैसी रही होंगी, है ना। थर्ड पॉइंट निकल के आता है इसमें कि फॉसिल्स एविडेंसेस। फॉसिल्स एविडेंसेस का मतलब ये कि उस टाइम पे जो पेड़ पौधे रहे होंगे, या पेड़ पौधे प्लांट्स, यानी फ्लोरा एंड फ्यूना दोनों ले लो आप, कोई भी चीज़ें, चाहे वो प्लांट रहे हों चाहे एनिमल रहे हों, कोई भी, वो अगर सेम स्पेसीज कहीं और मिलती है और दिखती है, तो इसका मतलब है कि वो पहले वहाँ से, जैसे अभी सपोज करो कि अभी यूके में प्रेसिडेंट कौन थे पहले? ऋषि सुनक। अब वो ऋषि सुनक का जो डीएनए है ये आइडेंटिफाई किया गया, तो वो हुआ कि इंडियन है वो, है ना। अब वो वहाँ का सिटीजन भी हो चुका है, लेकिन स्पेसिस तो इंडिया की मानी जाएगी ना, क्योंकि उसके पेरेंट्स से उसका रूट तो यहाँ से था। तो सेम ऐसे यहाँ भी फॉसिल्स है, कल के दिन मर जाएंगे तो ये फॉसिल्स से ही तो निकलेंगे। तो ये फॉसिल्स एविडेंसेस सभी जगह देखा गया। एक जगह से मेढक है तो एक ही टाइप का मिल रहा है, कई जगह एक ही स्पेसीज मिल रही है। इसका मतलब एक जगह से वो कई जगह ट्रैवल करके गया है। तो वहाँ पर जो ट्रैवल करके जहाँ जैसे टूट गया, अब ये चीज़ है अगर इतने में टूट गया, पेज फट जाए, तो जो इधर लिखा है वो इधर रह जाएगा इधर। तो कभी कभार आप मूवी में देखते हैं कि जोड़ दिया इसको, तो अक्सर पता चल जाते हैं कि वर्ड क्या है इसमें। तो जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जब होता है तब पता चलता है कि एक्चुअल में लिखा क्या है। तो हम वैसे ही है। लास्ट क्या है, ये आपका ग्लेशियर एविडेंसेस। ग्लेशियर कहाँ कहाँ मेल्ट हुआ होगा, मेल्ट क्यों है? अगर वो ग्लेशियर मेल्ट हटा दें, दोबारा से रिक्रिएट करें, तो ऐसा लगेगा एक ही जगह से हटा हुआ। क्लाइमेटिक चेंजेस आए होंगे तो वो मेल्ट हुआ होगा, मेल्ट हुआ तो चीज़ें बदल गई। अब कई बार इससे क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ से आपकी हिस्ट्री में कन्वर्ट करता है। हिस्ट्री में कैसे कन्वर्ट करेगा? आपने पैलेयोलिथिक एज पढ़ा है, राइट? उसमें मेसोलिथिक भी पढ़ा है।
मेजोलिथिक पीरियड क्या है कि व्हेन वी फाउंड एनवायरमेंटल चेंजेस, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल चेंजेस आर क्लाइमेटिक चेंजेस, दैट इज कॉल्ड मेजोलिथिक पीरियड। सो वहाँ पर जो आया है वो यहाँ पर भी आया होगा। तो क्लाइमेट में जब आता है तो ये तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक क्या होता है, वहाँ ग्लोबल वार्मिंग होती है या कुछ ऐसा होगा, क्लाउड बस्टिंग होगा, बहुत सारे मेल्ट होंगे, ग्लेशियर ब्रेक होंगे, टूटेंगे। आजकल तो रोज़ हो जा रहा है, वो अलग बात है। तो ये भी हमारे एविडेंसेस, इसके थ्रू ये भी पता चलता है कैसे कैसे चीज़ें। तो एक्चुअल में इन्होंने इतनी चीज़ तो दे दी एविडेंसेस। फिर जियोग्राफर्स ने पूछा कि अल्फ्रेड वेगनर से कि भाई आपने थ्योरी तो प्रूव काफ़ी हद तक कर दी है, ये इनका ऑब्जर्वेशन था, ये कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने प्रूव किया। ऑब्जर्वेशन इसे कहते हैं, ये तो सभी को दिख रहा है, सभी को ही बता सकता है। बट उन्होंने पूछा व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्या क्या रीज़न रहा होगा, या कौन सा ऐसा ड्राइविंग फोर्स था जो ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक किया है। अब ब्रेक करने की बात आती तो ब्रेक के लिए तो फोर्स तो लगेगा ना, अगर कोई तोड़नी है चीज़ तो फोर्स लगना चाहिए। तो इन्होंने बोल दिया ड्राइविंग फोर्स जो था, उन्होंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मालूम है किसके लिए काम करता है? टाइड्स के लिए, है ना। ये सन एंड मून को पुल करता है जिससे टाइड्स आता है। ऐसा नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है टाइड्स में, बट हमें ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ ज़्यादा काम करता है। लेकिन अब सोचो, अब यही चीज़ इसमें सोचना है, खुद से सोचना है, बुक में नहीं मिलेगी चीज़ें ये। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इतना पावरफुल होता तो अभी तो अर्थ के बहुत सारे टुकड़े हो चुके होते हैं। अगर वो अर्थ को, इतनी बड़ी अर्थ को तोड़ के अलग अलग कॉन्टिनेंट बना सकता है तो इसका मतलब अभी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अब तो लिमिटेड है, और कुछ माइनर्स प्लेट, 20+ माइनर्स प्लेट में टूटा, 6 to 7 हमारे लार्जर प्लेट में टूटा, इसके बाद नहीं टूट रहा। तो इसका मतलब कि इतना पावरफुल तो है नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर पावरफुल होता तो अभी टूट रहा होता। इसका कुछ और रीज़न हो सकता है। तो जब इन्होंने आंसर दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जियोग्राफर ने रिजेक्ट कर दिया ऐसा एक्सक्यूज़ देके कि भाई ये तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि फिर इन्होंने कहा कि सेकंड रीज़न क्या हो सकता है, तो इन्होंने नीचे बताया, इन्होंने क्या है ना कि कभी भी अर्थ के नीचे का सही से स्टडी नहीं कर पाए थे। अर्थ क्रस्ट जो भी आपने पढ़ा, इसके पहले अर्थ क्रस्ट में इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट पढ़ा, स्ट्रक्चर क्या क्या उसमें लेयर्स थी हमारी, अर्थ क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, वेरिस्फीयर यानी कोर, मेटल, और आपका बेसाल्टिक लेयर एंड कॉन्टिनेंटल यानी एंडेसेटिक लेयर कह सकते हैं। तो ये इनको इतना नहीं मालूम था। एंडेसेटिक जो हमारा लिथोस्फीयर, वो किससे बना हुआ है? लिथोस्फीयर हमारे ओशियंस और लैंड नहीं, वो हमारा अगर लिथोस्फीयर की बात करें तो उसमें कौन कॉन्टिनेंटल प्लेट की अगर बात कर ले, नॉट लिथोस्फीयर कह दो, कॉन्टिनेंटल प्लेट में कौन कौन से मिनरल्स, एलिमेंट्स कौन कौन से? बेसाल्टिक रॉक। नहीं, बेसाल्टिक तो आपका ओशियन में हो जाएगा। ग्रेनाइट, वो सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका प्लस एल्युमिनियम, राइट, सियाल जिसे कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट का हो गया। नीचे हमारा ओशियनिक प्लेट है। ओशियन प्लेट किससे बनी हुई है? बेसाल्टिक रॉक, सियाल और मैग्नीशियम और आयरन। आयरन निगलेक्टेड है, बहुत थोड़ा सा है, तो सीमा कह देते हैं उसको। तो इन्होंने इस चीज़ को बोला ना कि पहले आपका सियाल है और सियाल के नीचे सीमा है, सीमा नीचे तक है। इन्होंने मेटल, इनको नहीं मालूम था, ना ही इन्हें कोर के बारे में मालूम था कि कोर में निकल प्लस आयरन है। इस वजह से फिर इन्होंने जियोग्राफर ने इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर दिया कि आपकी दोनों चीज़ें नहीं है, बट आपने ऑब्जर्वेशन ठीक किया था तो कोई इशू नहीं है, आपको हम इसमें ठीक है। तो इनकी थ्योरी क्या है? रिजेक्टेड है, टुडे इज रिजेक्टेड दिस थ्योरी। सो नाउ हु प्रूव दिस थ्योरी? किसने प्रूव किया? आर्थर होम्स। आर्थर होम्स आया, डाइवर्जेंट थ्योरी दी, उन्होंने प्रूव किया इसको कन्वेक्शनल करंट शील्ड थ्योरी से। वो आपने कल पढ़ा है, समझ आ गया ना, आर्थर होम्स, है ना। अब जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है तो हैरी हैस आया। हैरी हैस ने हेल्प लिया किसकी? आर्थर होम्स की थ्योरी का, कन्वेक्शनल सेल थ्योरी का, और उससे रिवील कर दिया उन्होंने अलग अलग कहाँ के डाइवर्जेंस से मिड ओशनिक रिज का निकल के आया, कैसे प्लेटें यहाँ, कैसे यहाँ ट्रेंचेज बनती हैं, कैसे यहाँ पर सबडक्शन होता है, कैसे यहाँ पर आइलैंड्स बनते हैं, कैसे यहाँ एक्यूमुलेशन, यानी कहाँ पर हमारे ये जहाँ पर एक्यूमुलेशन होगा मिड ओशनिक रिज कैसे बनेंगे। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, वो आपने कल कन्वेक्शन सेल में पढ़ा है।
प्लेट टेक्टोनिक में मैंने बताया कैसे वोल्केनो आता है। तो वोल्केनो पढ़ने से पहले, जैसे वोल्केनिज्म आज के आपके था कि पढ़ के आना है, तो वोल्केनिज्म अगर मैं पूछूं तो वोल्केनिज्म क्या है, क्या पढ़ा है आपने अभी कल? जब मैग्मा नीचे से हीट होता है, ज़्यादा प्रेशर बनता है, तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो फिर वो अगर मैं ये कहूँ कि वोल्केनिज्म की डेफिनेशन बताओ, सो डेफिनेशन बताना है ये कैसे होता है, दैट इज द रीजन बिहाइंड द वोल्केनिज्म। कि नीचे हमारा क्या है, हीट है, डेंसिटी बढ़ती है, हीट बढ़ती है, प्रेशर बनता है, वो ऊपर की तरफ फोर्स करेगा और सबडक्शन होगा प्लेट्स का, या डाइवर्जेंस होगा या कन्वर्जेंस होगा, और नीचे से वोल्केनो बाहर आएगा, वो मैग्मा बाहर आएगा। मैग्मा बाहर आएगा तो वो हमारा क्या है, उसी को वोल्केनो बोलते हैं। तो ये तो रीजन हो गया वोल्केनो के। अब अगर मैं कहूँ कि डेफिनेशन ऑफ द वोल्केनिज्म, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वोल्केनिज्म? कमिंग आउट ऑफ लावा। नो नो, प्रोसेस। आप ये ध्यान से सोचो, ये केवल कमिंग आउट ऑफ लावा बस नहीं है, ये दैट इज द प्रोसेस, है ना, प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन आर मोमेंट ऑफ द मैग्मा लावा। इसके बाद कोई भी चीज, जब से मैग्मा आया वो कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा, माउंटेन क्रिएट करेगा, प्लेट्यू क्रिएट करेगा, या आइलैंड क्रिएट करेगा। यही हमने 3 चीजें पढ़ी थी। जब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है, मिड ओशनिक रिज क्रिएट करेगा, दैट इज वोल्केनिज्म। इसी को वोल्केनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि प्रिपरेशन क्या है, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन ये थोड़ा ना कि मैं पढ़ रही हूँ तो प्रिपरेशन हो गया। प्रिपरेशन का मतलब ये है कि जो आप क्लास में पढ़ा, अपने घर पे पढ़ा, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े, उनको कैसे आप रेगुलर तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, क्या क्या ज़रूरी है उन चीज़ों को पढ़ना। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है, दैट इज़ द प्रिपरेशन, कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई, रिजल्ट से पता चलता है। तो एक लेयर बनती चली गई। वैसे सेम यहाँ पर भी है, ये हो गया प्रिपरेशन की। तो वोल्केनिज्म क्या है? वोल्केनिज्म दैट इज़ अ प्रोसेस। वोल्केनिज्म क्या है? प्रोसेस ऑफ creation and moment of मैग्मा लावा। इन दोनों का क्या है? ये सब क्रिएशन है। इसी ये रेंडमली होता है, ये ऐसा नहीं है एकदम कंटिन्यूअस चीज़ों को लेकर, ठीक है। ये कभी भी आ जाता है सर। अब इसके पीछे वोल्केनिज्म में हम पढ़ते हैं, तो वोल्केनिज्म के किस किस रीजन से वोल्केनिज्म हो सकता है। अभी टाइप ऑफ वोल्केनिज्म नहीं पढ़ेंगे, अभी हम किस किस रीजन से होता है और कहाँ कहाँ पर होता है। अगर मैं कहूँ जहाँ पे प्लेट कॉन्टिनेंट्स होते हैं, डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने बताया था कल कि इसमें एक तो डाइवर्जेंस होगा, ठीक है, डाइवर्जेंस, राइट जी, कन्वर्जेंस, सेकंड कन्वर्जेंस, ठीक। अब इसमें भी 3 चीजें हैं, ओशिनिक ओशिनिक प्लेट, ओशिनिक कॉन्टिनेंट। 2 चीजें यहाँ पर आएंगी, जैसे मैग्मा लावा बाहर आएगा जी। यहाँ पर डाइवर्जेंस कहाँ पर? ओशन फ्लोर पर डाइवर्जेंस हो रहा हो तब होगा ऐसा, बाकी जगह नहीं होगा। अब इसमें से कई बार होता है किस किस प्लेसेस पर सबसे ज़्यादा वोल्केनिज्म आता है, कौन कौन से प्लेसेस है जो इसके लिए आता है। सबसे पहला जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जानते हो कहाँ पर है? जी, वो यहाँ से पैसिफिक ओशन पर, साउथ अमेरिका से ऐसे गोल सर्कल, ऐसे इंडिया से ऐसे कट करके जाते हैं। यानी आपको ये पैसिफिक ओशन उससे कर सकते हो, वहाँ पर पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में ये है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का कन्वर्जेंस से हो रहा है कि डाइवर्जेंस से हो रहा है? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस से। क्यों? प्लेटें दूर जा रही हैं, प्लेटें दूर जा रही हैं। ओके। तो यहाँ पर चीज़ों को, इसके बाद दोनों चीज़ों से यहाँ पर होता है, 2 चीज़ें, डाइवर्जेंस भी रखो, कन्वर्जेंस भी रखो। प्लेटों का मूवमेंट भी होता है और डाइवर्जेंस भी होता है, ठीक है। यहीं पर आइलैंड्स बनते हैं, और इन्हीं आइलैंड्स में आप नाम देख सकते हो, हवाई आइलैंड हो गया, अल्यूशियन आइलैंड हो गया। इसमें इंडियन ओशन तो नहीं आता? नहीं, इंडियन ओशन, हमारा इंडियन ओशन भी इस रिंग ऑफ फायर में ना इंडियन ओशन नहीं आएगा। इंडियन ओशन के ऊपर वाला पार्ट है ये, ठीक है, इंडियन ओशन वाले पार्ट में, बल्कि है पैसिफिक ओशन का वो भी पार्ट है। इंडियन ओशन कहीं अलग से नहीं आया, से वेस्ट पैसिफिक ओशन बोलते हैं वैसे,
इंडिया को, तो वो हमारा इसमें आता है। और इसके बाद मेडिटेरियन सी, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे माइनर प्लेट्स हैं, ये आपस में टकराती हैं, यहाँ पर भी वोल्केनो बहुत आता है, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट बहुत होता है इधर। इसके बाद हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब क्या है? यहाँ पर हॉट स्पॉट वोल्केनो का पार्ट है, ये भी कह सकते हैं। हॉट स्पॉट भी, ये भी आइलैंड बनाता है। ये बेसिकली आप कहोगे तो ये एक वोल्केनो ऐसा, अगर मैं डेफिनेशन कहूँ, है तो वोल्केनो, लेकिन हॉट स्पॉट को हम वोल्केनो के हिसाब से पूरा नहीं रखें। वोल्केनो तो एक ही बार में आ सकता है या एक ही जगह। ये हॉट स्पॉट क्या होता है कि एक जगह है, सपोज करो ए है, ठीक है, ये एक ही जगह है। अब यहाँ पर एक बार मैग्मा आया, इतना लावा आया, लेकिन बहुत स्पीड से मैग्मा बाहर नहीं आता कभी, ये ध्यान रखना। एक बार आया, दोबारा आएगा तो इतना ऊपर आ जाएगा, तिबारा यहाँ तक, मतलब एक बार यहाँ ऐसा। अब जब ऊपर आते आते भी कुछ टाइम बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आइलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे हॉट स्पॉट में दो एग्जाम्पल आपको अच्छे से मिलेगा, एक हवाई, एक रियूनियन। तभी यहाँ से हॉट स्पॉट जो है ना, हॉट स्पॉट का एक चीज है, एक तो डायरेक्शन इसका फिक्स होता है। वोल्केनो का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता सब जगह, लेकिन हॉट स्पॉट में डायरेक्शन फिक्स होता है। तभी तो एक ही जगह पे बढ़ता चला जाता है ना, नहीं तो दूसरी जगह हो जाएगा तो बढ़ेगा कैसे? मतलब एक बार इतना सा आ गया सपोज करो जी। अब दूसरी जगह इतने से आ जाएगा तो फिर वो बन ही नहीं पाएगा आइलैंड। फिर दूसरी बार ऐसे आया, तीसरी बार ऐसे आया, चौथी बार आया, जब तक डीएक्टिवेट नहीं हो जाएगा तब तक आता रहेगा। अब बार बार लेयर भी बनाएगा तो वो आइलैंड टाइप का बन जाएगा। अब फिर बेसाल्टिक इरप्शन हो रहा है। बेसाल्टिक इरप्शन क्या होता है? तो बेसाल्टिक इरप्शन में, बेसाल्ट इसलिए क्योंकि ओशन फ्लोर पे हो रहा है। ओशन का मतलब बेसाल्ट। अगर आपका मर्जर एरिया पे आ जाए जहाँ पर आपका ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों मिले हों, जुड़े हों, उस जगह पे आता है तो वहाँ पर एंडेसिटिक इरप्शन होता है, क्योंकि वो एंडेसिटिक प्लेट किसकी है? कॉन्टिनेंट की। तो वहाँ पर इरप्शन वायलेंट होता है, वो वायलेशन बहुत करता है, आवाज़ बहुत करता है। एक तो वो होगा, दूसरा ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि बड़ा सिंपल सा चीज़ समझना है इसमें, कि जब यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर ये बेसाल्टिक इरप्शन हो रहा है तो शांत रहेगा। हॉट स्पॉट कहाँ आ रहा है? बेसाल्टिक इरप्शन में, यानी ओशन फ्लोर पे। तो लेस, ये फ्लूइड ज़्यादा होगा, हाईली फ्लूइड होगा। जो बेसाल्ट में होगा फ्लूइड ज़्यादा होगा, आवाज़ नहीं करेगा, नंबर एक। एसिडिक ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद एसिडिक ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि ओशन की बेसाल्ट में ना ऊपर, तो क्योंकि इधर पे ज़्यादा आ नहीं पाता, ऊपर एंडेसिटिक आ जाता है तो ज़्यादा हमारी चीज़ें बाहर नहीं निकल पाती नीचे से। जितना भी मैग्मा के साथ आता है ना एसिड, वो बाहर नहीं आ जाता, तो वहाँ पर ज़्यादा आ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि वो लिक्विड में आ जाती हैं चीज़ें, वहाँ पर फैल जाती हैं। क्योंकि बेसाल्ट, इसीलिए कभी कभी आप देखते हो ना कि अब हम क्या कहते हैं, जब कॉन्टिनेंट टकराती हैं आपस में तो वहाँ कभी भी वोल्केनो नहीं होता। रीजन क्या है कि बेसाल्टिक प्लेट को ही ब्रेक कर सकती है, कॉन्टिनेंट प्लेट को ब्रेक नहीं कर पाता ये। अगर ब्रेक करेगा डाइवर्जेंस से तो रिफ्ट वैली बन जाएगी, लेकिन मैग्मा बाहर तक, क्योंकि पहले तो तोड़ना है उसको, मेटल पार्ट से निकलेगा, फिर ओशनिक क्रस्ट को तोड़ेगा, बेसाल्टिक क्रस्ट को तोड़ेगा, बाहर आएगा मैग्मा जो सबडक्ट होगी। और वहां पर एक तो कॉन्टिनेंट में सबडक्शन होता नहीं है, दूसरा ये भी एक पार्ट है। सबडक्शन क्यों होगा? पहले सबडक्शन हुआ, फिर नीचे भी सबडक्शन उसे करना पड़ेगा बेसाल्टिक के, क्योंकि अब रीजन देखिए क्यों ऐसा होता है। तो अब ओलिवाइन रॉक जब बर्न होती है, मेल्ट होती है, तब वो बेसाल्टिक में चेंज होती है, बेसाल्टिक रॉक में। जब बेसाल्ट बर्न होता है, मेल्ट होता है, सॉलिड होता है, तो एंडेसिटिक में चेंज होता है। एंडेसिटिक जब बर्न होता है, मेल्ट होता है और फिर सॉलिडिफाइड होता है, तो वो ग्रेनाइट में चेंज होता है। जब ग्रेनाइट बर्न होता है, मेल्ट होता है और फिर वो सॉलिड होता है, तो क्या बन जाता है? नीस में बदल जाता है। मेटामॉर्फस चेंज चल रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं ऐसी चीज़ें बदल रही हूँ। तो यहाँ पर भी एक ही जगह पर एक तो डायरेक्शन फिक्स इसका होता है और स्लो उसमें आता है। डायरेक्शन, टाइम और स्लो प्रोसेस होता है एक टाइम पे, तो आइलैंड बनाता है। यहीं से क्या हुआ है, अब इससे एक चीज़ आती है। अब आपको यहाँ से दूसरा भी दिमाग लगाना है, सोचना है कि इससे क्या, ये कैसा होगा, कैसी रॉक होगी यहाँ पर।
अगर बार बार आ रहा है तो कैसी रॉक हो जाएगी? एक लेयर बन गई, दूसरी फिर से आ गई, तीसरी फिर से आ गई, सेडिमेंट्री रॉक, राइट। अगर एक ही बार आता तो कैसा होता? इग्नियस। ये सेडिमेंट्री रॉक हो गए। इसी का एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ है, जैसे आप डेक्कन, तो ये जब इंडिया हमारा जब मूव करने लगा नॉर्थ अफ्रीका से, क्योंकि इंडिया हमारा गोंडवाना का पार्ट है, लॉरेशिया का तो है नहीं, तो ये गोंडवाना का पार्ट था शुरू में। जब हमारा पैंजिया था पहले, पैंजिया से पहले अगर देखें तो रोडीना था, क्योंकि 4.6 बिलियन में पैंजिया जो बना है आपका, वो गोंडवाना टाइम पे बना है, मेजोलिथिक पीरियड में बना हुआ है। और मेजोलिथिक से और फिर मेसोजोइक, नॉट मेजोलिथिक, मेसोजोइक इरा में बना हुआ। मेसोजोइक इरा और आप सोचो कि कैम्ब्रियन इरा बहुत डिफरेंट है। तो उस टाइम पे कौन सा सुपर कॉन्टिनेंट रहा होगा? तो 4.5 बिलियन या 6 बिलियन ईयर्स अगर बोलते हैं, उस टाइम पे रोडीना था। कई बार कंफ्यूजन करता है कि सबसे पहला सुपर कॉन्टिनेंट कौन था। आपने सिर्फ पैंजिया पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना? रोडीना था सबसे पहले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर अर्थ 4.6 बिलियन में बन रही है तो कॉन्टिनेंट सिर्फ ये मेसोजोइक इरा में बनेगा। मेसोजोइक इरा में नहीं बनेगा, कॉन्टिनेंट तो पहले भी रहा होगा ना, क्योंकि मेसोजोइक से पहले पैलेयोजोइक इरा था, पैलेयोजोइक से पहले प्री कैम्ब्रियन इरा था, तो कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, फिर कैम्ब्रियन, फिर ये पैलेयोजोइक इरा आया, फिर मेसोजोइक इरा आया। तो उस टाइम पे रोडीना था, फिर ये पैलेयोजोइक में ब्रेक हुआ, मेसोजोइक में फिर मर्ज हुआ, मर्ज होने के बाद फिर ये बना पैंजिया और पैंथलासा। फिर गोंडवाना में पैंजिया टूट गया, पैंजिया दो पार्ट में, लॉरेशिया और गोंडवाना। गोंडवाना का पार्ट हुआ इंडिया। अब इंडिया जो है, इंडिया कुछ समय बाद इंडिया ब्रेक हुआ अफ्रीका से, अफ्रीका का पार्ट था उस टाइम पे, अफ्रीका का गोंडवाना का पार्ट है, सदर्न पार्ट में पड़ता है, फिर वहाँ से टूटा, उसके बाद मेडागास्कर इंडिया का पार्ट हुआ, फिर वहाँ से इंडिया मूव करने लगा नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ जब मूव किया ना, तो रीयूनियन जहाँ पर हॉट स्पॉट था, रीयूनियन हॉट स्पॉट था तब, पहले रीयूनियन आइलैंड नहीं था। आइलैंड तब हो जाता है जब ये हॉट स्पॉट डिएक्टिवेट हो जाता है, वोल्केनो आना बंद हो जाता है। तो वहाँ से इंडिया उसके ऊपर से गुजर रहा था। जब गुजरा ना, तो उस टाइम पे वहाँ पर वोल्केनो आ रहा था, बार बार हॉट स्पॉट एक्टिव था। तो इंडिया का जो नीचे ये वाला पार्ट है ना आपका, महाराष्ट्र वाला जो वेस्टर्न घाट वाला, ये पार्ट वहाँ से हुआ। तो इसलिए आप देखोगे कि डेक्कन प्लेटू बना। और डेक्कन प्लेटू कैसा है? स्टेप वाला बना हुआ है, स्टेयर्स टाइप का बना हुआ है, यानी लेयर्स बाय लेयर बनती चली गई ना, तो स्टेप बाय स्टेप चला गया। तो ये जब मेन इंडियन प्लेट पास्ट ओवर रीयूनियन आइलैंड, ये रीयूनियन हॉट स्पॉट, जब उसके ऊपर से गुजर रहा था, उसके ऊपर से पास हो रहा था, उस टाइम पे हॉट स्पॉट चालू था, इसकी वजह से वो हमारा प्लेट्यू बन गया। समझ आया? तो इसीलिए प्लेट्यू को कई बार, गोंडवाना प्लेट्यू को कई बार बोल देते हैं लोग कि ये इग्नियस प्लेट्यू है, इग्नियस रॉक से बना नहीं, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। उसमें फॉसिल्स भी मिलते हैं। फॉसिल्स क्यों? क्योंकि बार बार लेयर आ रही है, तो लेयर का मतलब है कि फॉसिल्स दबे होंगे, क्योंकि एकदम से तो नहीं, तब तक कुछ ना कुछ उसमें प्लांट्स या फ्यूना, फ्लोरा एंड फ्यूना हुए होंगे। तो ये हमारा प्रोसेस होता है कि वोल्केनो कैसे आता है। समझ आया वोल्केनो कैसे पढ़ना है? तो ये वोल्केनो पढ़ने का तरीका है हमें कि कैसे पढ़ना है। अब इसके बाद वोल्केनो के टाइप्स आएंगे, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब है जैसे जो अर्थ के अंदर मैग्मा निकला और बीच में ही सॉलिडिफाइड हो गया, बाहर नहीं आ पाया, जैसे डाइक्स और सिल उन्हें बोलते हैं। जो बाहर आ गया वो हमारा क्या हो गया कि एक्सट्रूसिव हो गया। उसमें कई सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे सिंडर हो सकता है, सील्ड हो सकता है, ऐसे करके उनके फिर अलग अलग नाम आ जाते हैं। कंपोजिट वोल्केनो, फ्यूमरॉल्स वोल्केनो, आपके प्लग लावा, ऐसे करके हॉट स्प्रिंग, गीज़र, ऐसे बहुत सारे लावा के टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन्हें पढ़ना है, जो उसमें डाउट आएंगे फिर आप मुझसे पूछोगे, इनके हर एक टाइप का पढ़ लेना है इसमें से। अब ये प्रीलिम्स में कैसे पूछता है, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछता है? मेंस में तो पूछ भी सकता है डायरेक्ट, अभी प्रीलिम्स में कैसे पूछेगा? प्रीलिम्स में कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, इससे बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, लेकिन अब वो किससे पूछेगा? लाइक अभी आप देखोगे कि इंडोनेशिया में अक्सर वहाँ पर वोल्केनो आता रहता है। तो इंडोनेशिया के क्योंकि इंडोनेशिया एक तो हमारा इक्वेटर लाइन पे पड़ता है, नंबर 1। अभी अगर रिसेंटली वहाँ पर कोई वोल्केनो आया होगा तो उस, जैसे बाली है या कुछ है, बाली पे आ गया, सुमात्रा पे आ गया,
ये जावा आइलैंड पे आ गया कहीं पर, उससे रिलेटेड वहाँ की हो सकता है आपसे एग्रीकल्चर के बारे में पूछ ले, या वहाँ की किसी और चीज़ के बारे में पूछ लेगा। तो वो हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन ना करे, लेकिन उससे पूछ सकता है, उससे रिलेटेड पूछ लेगा, या उस टाइम की उस घटना से रिलेटेड अभी का करंट पूछ लेगा, क्योंकि वोल्केनो आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये कई बार आइलैंड्स के नाम पूछ लेता है। तो वोल्केनो का मतलब है कि जब हम वोल्केनो पढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या आइलैंड्स बने, ये कहाँ पर आज भी है, उन चीज़ों को भी हमें यहाँ पर ध्यान देते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वोल्केनो का। तो अभी हम आगे वोल्केनो आएगा तो अर्थक्वेक 100% आएगा, मूवमेंट होगा अर्थ का तो भी वोल्केनो अर्थक्वेक आएगा। और अर्थक्वेक और सुनामी एक ही होता है, ये ध्यान रखना। सुनामी की डेफिनेशन अलग नहीं है। सुनामी का मतलब होता है कि जब अर्थक्वेक मरीन में आ जाए, मरीन मतलब ओशन फ्लोर पे, तो मरीन में आएगा तो एनर्जी जब बाहर निकलेगी तो वाटर को क्या करेगा, फोर्स। तो वाटर की स्पीड से अपवेलिंग होगी और वो हमें एक सुनामी का फॉर्म ले लेती है, तो वो हमें सुनामी, तो मतलब मरीन अर्थक्वेक दैट इज कॉल्ड सुनामी। ठीक है, बस सुनामी वर्ड जापान से आया है, वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि जापान में अक्सर रोज सुनामी आता रहता है, रोज घर टूटते हैं फिर बनते, टूटते हैं बनते। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ना है। तो अब वोल्केनो का चैप्टर आपको पूरा, ये नेचुरल फिनोमिना है, ध्यान रखने कि ह्यूमन मेड नहीं है। आजकल ह्यूमन से होने लगी हैं चीज़ें, ह्यूमन इंड्यूस्ड होने लगी हैं बहुत सारी चीज़ें, वो आपका फिर डिसास्टर मैनेजमेंट का पार्ट बन जाएगा। जियोग्राफी डिसास्टर में भी काम करती है, जियोग्राफी आपको इन्वायरमेंट में भी काम करती है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी सारा कवर करती है, या IR में भी काम करता है। तो चीज़ों को लेकर भी इसमें जोड़ना है। ठीक है, अब आते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। ये तो हो गया इसकी बात। और सर जो टाइप्स ऑफ वोल्केनोज आपने बताए थे, इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव, उसमें वो नहीं थे एक्टिव और डोमिनेंट और एक्सटिंक्ट? नहीं, ये इसके अंदर के तो जब पढ़ते जाएंगे तो इसमें आता जाएगा ना, कहाँ पर कौन कौन से बन रहे हैं, कहाँ पर डोमिनेंट हो रहा है, कहाँ पर कैसे। कई बार अभी जब आप पढ़ोगे ना 2-3 चीज़ें अभी और इसके बीच में पढ़ लोगे। जैसे अभी फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन जब पढ़ते हो, वो भी वोल्केनो से रिलेटेड आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे माउंटेन हैं जो कि आपके वोल्केनो से बने हुए, वोल्केनिक माउंटेन। कई बार होता है कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर होगा, इसलिए कहते हैं ना अभी थोड़ा सा और पढ़ो इसमें। जैसे पढ़ोगे तो फिर हम उसके कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे। लाइक आप देखोगे कि रॉकीज एंड अंडीज है, ये आपका फोल्ड माउंटेन में भी आता है और वोल्केनिक माउंटेन में भी आता है। अब रीजन ये है कि जब फोल्ड है वो वोल्केनिक कैसे हो सकता है, जो वोल्केनिक है वो फोल्ड कैसे हो सकता है। ये फोल्ड तो हमारा हिमालय है, आल्प्स माउंटेन है, तो ये कैसे फोल्ड एंड वोल्केनिक हो गया। इसे फोल्ड में भी रखते हैं, वोल्केनिक में भी रखते हैं। रीजन ये नहीं, इसका जो एक तो ये मर्जर में भी आता है और कॉन्टिनेंट में। जब देखोगे ना तो ये ऐसे देखो, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका निकालो तो ओशन से जुड़ा हुआ पार्ट है ना ये दोनों। तो जो ओशन प्लेट से जिस तरफ का टकराया तो वो हो गया वोल्केनिक, जो अंदर वाला पार्ट कॉन्टिनेंट से टकराया तो वो हो गया फोल्ड। इसलिए दोनों में काउंट होता है। अब यहाँ पर वोल्केनो आ रहा है तो आपको ये भी देखना है कहाँ पर एक्टिव कैसे। तो जब हम इसके साथ पढ़ेंगे कन्वर्जेंस, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ोगे, फिर उससे हमारे प्लेट टेक्टोनिक से हम माउंटेन्स पढ़ेंगे, रिफ्ट वैली पढ़ेंगे। डाइवर्जेंस से रिफ्ट वैली बनती है। अगर ओशन में डाइवर्जेंस हो रहा है तो मिड ओशन ग्रेस, कॉन्टिनेंट में हो रहा है तो रिफ्ट वैली। ठीक है, जैसे अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली। फिर इसके बाद अगर वो कन्वर्जेंस हो रहा है तो वहां पर अगर मर्जर एरिया पे और ओशन फ्लोर पे हो रहा है तो आइलैंड और वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे। अगर कॉन्टिनेंट पे हो रहा है कन्वर्जेंस कॉन्टिनेंट में तो क्या फोल्ड माउंटेन बनेगा। ये चीज ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स में आ चुका है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है। आप ध्यान देखोगे उसमें कि वोल्केनो कब आता है या फिर माउंटेन कैसे बनते हैं कहाँ पर, तो इससे आता है कि कौन कौन सा रीजन है इसके। अर्थक्वेक सभी में आएगा लेकिन वोल्केनो सिर्फ 2 में आएगा, इसलिए कहते हैं ओनली। उसमें आ चुका है, मैंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखा था, उसमें दिया था कि ओनली कन्वर्जेंस ऑफ ओशनिक प्लेट। सो मतलब दिस इज द रीजन ऑफ द वोल्केनो, नॉट ओनली नहीं हो सकता है, साथ में ओशनिक कॉन्टिनेंट में भी ये होता है। ठीक है, अगर ये कह देता कि फोल्ड माउंटेन की अगर बात करते हैं तो फोल्ड माउंटेन कॉन्टिनेंट में ही बनता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को इसमें ध्यान देना है। अब आते हैं फंडामेंटल राइट की बात करते हैं कि फंडामेंटल हम कैसे समझें। तो ये जियोग्राफी का समझ आ गया। डाउट नोट आपको बनाते जाना है। ठीक है,
डाउट्स नोट में अलग अलग आप सेक्शन बना लो। अभी 2 सेक्शन पढ़ रहे हैं, पॉलिटी और जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के डाउट्स यहाँ पर लिखो, पॉलिटी के डाउट्स यहाँ पर लिखो। एक एक चीज़ को समझना है, टाइम लगेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब जैसे कह रहे थे एंजाइटी होती है मुझे, एंजाइटी का रीज़न ये है ना, एंजाइटी क्यों होती है, कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आता, लेकिन अंदर से लग रहा है कि शायद मैं उस हिसाब से कवर नहीं कर पा रही क्या, या चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना प्रेशर है, चीज़ें कैसे होगा। तो आप इस बार का एग्ज़ाम भी देना चाहते हो जी। ये भी एंजाइटी का रीज़न है। एग्ज़ाम अभी है, आता कुछ नहीं है मुझे, है ना। तो ये कई बार होता है कि आता नहीं है, एग्ज़ाम अभी है, एग्ज़ाम की टेंशन लेने नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट देना चाहते हो, एज बहुत कम है, नेक्स्ट टाइम देख लेना। लेकिन जितना पढ़ो, एक्चुअल में पढ़ो, तो अगर वो वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप डायरेक्ट कर पाओ, ठीक है। आप ये सोचो कि देखो अभी तो मेरी एज है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है, नेक्स्ट टाइम मुझे करना है, लेकिन अभी समझ के पढ़ना है। अगर 10 टॉपिक कंफर्म है, जैसे मैं टॉपिक बता दूंगा कितने टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, उन टॉपिक्स में कितने टॉपिक्स मेरे कवर हो चुके हैं, कितने अच्छे से कवर हो चुके हैं, उतना बस कवर करना है। बाकी पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कितना पढ़ना है। और जब भी एंजाइटी हो ना तो टेंशन नहीं लेना है, उठना है, पानी पीना है, ठीक है। थोड़ा सा अपना देखो किताब में और देखो कि इंटरेस्टेड क्या है, चलो यार जो आ रहा है ना उसी को पढ़ना शुरू करो, जो आपको पहले से नॉलेज है जिसके बारे में, उसको पढ़ोगे ना तो आपको जब ये फील होता है ना कि ये तो मुझे यार बड़े अच्छे से तैयार है, ये रिवीजन करना शुरू कर दोगे, तो आपका ना वो जो स्ट्रेस लेवल है जो आगे तैयार नहीं हो रहा, जिसमें टेंशन बढ़ रही थी, तो जो चीज़ें हमें पता होती हैं कि यार आप सपोज करो कि मुझसे आपने बोल के ना पूछ लिया, कोई भी सब्जेक्ट पूछ लिया, जियोग्राफी आप मुझसे पूछ रहे हो, हमें जियोग्राफी में बता रहे हो, आप अचानक से कह दो कि सर अब आप यूपीएससी से रिलेटेड पूछ लोगे तो बता दूंगा। अगर आप कह दो कि सर सीएस कंप्यूटर साइंस का बताओ, आप कुछ है ना मैकेनिकल का बताओ, अब मैं टेंशन में आ जाऊंगा, एंजाइटी शुरू हो जाएगी, यार इसने आज ऐसा पूछ लिया, इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये तो आया ही नहीं मुझे, कैसे होगा, ये चीज़ें तो मैंने कभी पढ़ी भी नहीं है, चीज़ें ऐसी, तो उसमें एंजाइटी बढ़ना शुरू होती है थोड़ा सा कि बहुत जल्दी कवर करना है। तो जब एंजाइटी बढ़े तो उस चीज़ को उठाओ जो पहले से आपका रेडी है, उसको थोड़ा सा पढ़ो, अच्छा लगने कि जब मैं अगर इसे रेडी कर सकती, ये भी तो पहले नहीं आता था, इसको भी ठीक से कर लेते हैं, थोड़ा शुरुआत में टाइम लगेगा, फिर इसका बढ़ेगा तो धीरे धीरे एंजाइटी कम होगी फिर आपकी, ठीक है। फोकस नहीं हो पाता है, सोचो कम, ये मत सोचो अभी एग्ज़ाम है, पढ़ाई का बस सोचना है, पढ़ना है सिर्फ, कितना पढ़ पा रहे हैं वो कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ये नहीं सोचना दिमाग लगाना है कि नहीं यार अभी तो इतना बड़ा सिलेबस है और मेरे साथ के पढ़ गए, वो तो बहुत डराते भी हैं, घर वाले अलग प्रेशर बनाए रहते हैं, तो प्रेशर नहीं लेना है, उनसे बोल दो कि ठीक है मैं पढ़ रही हूँ। कई बार इग्नोर करना भी सीखना पड़ता है यूपीएससी में, हर चीज़ दिल पे नहीं लेनी होती है, दिल पे ले लोगे तो बिगड़ जाएंगी चीज़ें, है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उनको दिल पे लेते रहने दो, तुम नहीं दिल पे लो कोई चीज़, क्योंकि घर वालों का काम ही होता है, तुमसे लगता हो नहीं पा रहा, पढ़ ही नहीं रहे हो, वो भी एंजाइटी स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है आपका कि सही में नहीं हो रहा है क्या मेरे से, है ना। तो वो रोज़ कहेंगे, तो उस पर नहीं, उनसे बोलो कि रिजल्ट थोड़ा सा टाइम दो, आपने टाइम दिया ना तो 1-2 साल टाइम दो, जब नहीं होगा तो जो कहोगे वो कर लेंगे, अब भी थोड़ा सा रुक जाओ अपने हिसाब से, तो आपका स्ट्रेस कम करेगा, क्योंकि आपको लोग कम टोकेंगे तो कम होगा। तो चीज़ें ये बनती हैं, ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं, करते हैं इसको। अब आते हैं, हम आपका क्वेश्चन आज का था कि हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स हम कैसे पढ़ें, कैसे करना चाहिए, कैसे चीज़ों को देखना चाहिए। इसको ना फंडामेंटल राइट्स को ऐसे नहीं समझना है कि बुक की लैंग्वेज में समझोगे, बुक की लैंग्वेज में समझेंगे तो आप शायद उतना बेटर आप नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ बुक को रटना नहीं है, बुक के साथ साथ उस जो पढ़ रहे हैं उस पॉइंट को, पहले डेफिनेशन को, उसको समझो। जैसे कभी कभी मैं कहता हूँ ना, जब मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ तो आप कहते हैं एथिक्स क्या है, एथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन ह्यूमन कंडक्ट। जो ह्यूमन करता है, काम करता है, एक्शन लेता है, वो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसके बारे में बताता है, दैट इज एथिक्स। लेकिन एथिक्स ये नहीं कहता राइट एंड रॉन्ग, which is decided by the people, which is decided by society, which is decided by groups, कौन करता है। इसमें भी अभी कंफ्यूजन है, मतलब राइट की डेफिनेशन क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है।
मेरी नज़र में राइट है लेकिन डेफिनेशन ही नहीं पता है मुझे राइट क्या है। मुझे बस राइट लग रहा है ना, तो मैंने कह दिया कि आप राइट हो, तो ये नहीं डेफिनेशन। तो ऐसे यहाँ पर भी डेफिनेशन पे जाता है। राइट्स क्या है? आप सोचो कि राइट क्यों नहीं मिला। अब हमारे अधिकार हैं, ह्यूमन, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल, अगर यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से देखें तो सभी को इक्वल राइट मिला हुआ है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो जानवर हो, एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, सभी को, कोई किसी को नहीं नुकसान पहुंचा सकता। जिसका जो एक चैन बनी हुई है उसी हिसाब से जिएगा, खाएगा। अब ह्यूमन में माइंड आने लगा, दिमाग है, इनोवेशन है ना, इवॉल्व हो रहा है डेली। तो जो इवोल्यूशन हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, उससे ह्यूमन बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है। उस चीज़ से कई बार होता है कि अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन शुरू होगा। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो डिस्क्रिमिनेशन आएगा। ये आप हिस्ट्री से देख सकते हैं। सबसे पहले से वैदिक एज, फिर अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में ये चीज़ें, अनइक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यही दिया है 14 में। अब 14 में अगर ये दिया है तो इसमें इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या है। एनी पर्सन इक्वालिटी जो है, किसी भी पर्सन की इक्वालिटी लॉ से पहले हम, या उसके प्रोटेक्शन से पहले कहें या लॉ के पहले कहें, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी पहले वो आदमी को हम जज करेंगे कि कोई जस्टिस सिविल कैसे होगा, उसको देखेंगे कि सब बराबर है कि नहीं है। इक्वालिटी मतलब जो चाहे उस आदमी का हो चाहे इस आदमी का हो, उसके डेजिग्नेशन क्या है वो अलग चीज़ है। पहले एज अ ह्यूमन हम सभी के लिए सेम है। फिर अगर आपने क्राइम में कुछ किया तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको लॉ से पहले उसकी इक्वालिटी चेक करेंगे। ये मेल फीमेल, जवान बूढ़ा, डेजिग्नेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इक्वालिटी सबके लिए बराबर है। एक ही क्राइम अगर अलग अलग लोगों ने किया तो अलग अलग सभी को एक ही सजा मिलेगी। अगर क्राइम एक है, एक क्राइम की एक ही टाइप की अगर क्राइम है सभी का, तो एक ही टाइप की सजा मिलेगी। ऐसा नहीं एक को मिले एक को नहीं मिलेगी। फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, सभी के लिए जो लॉ से प्रोटेक्शन मिलेगी और सभी के लिए वो भी इक्वल मिलेगी। ऐसा नहीं एक के लिए अलग प्रोटेक्शन है, दूसरे के लिए अलग प्रोटेक्शन है, सभी के लिए सेम प्रोटेक्शन मिलेगी। वो बात अलग है, आजकल हम नहीं इतनी वैल्यू देते हैं, आजकल कुछ अलग ही चल रहा है सिस्टम, लेकिन ये नहीं होता है इसका, ये कहने का मतलब। इसमें आप ये देखो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इस कॉन्सेप्ट की ब्रिटिश ऑरिजिन में हुआ था, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कॉन्सेप्ट आया इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट हुआ। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें लिया गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है वो आपके ब्रिटिश से लिया गया। तो इतना तो नहीं याद करने की जरूरत कि कौन सा कहाँ से लिया गया, नहीं है, जरूरत होती है। ये मेंस के लिए, मेंस के लिए नहीं, ऐसे नॉलेज इतनी तो होनी चाहिए। इतना जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है ये क्यों ऐसा हुआ या क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्यों ऐसा शुरुआत। क्योंकि ब्रिटिश का तो हमारे यहाँ रूल था, तो हम बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश से अडेप्ट किए हैं। रीज़न क्या है, अडेप्ट क्यों है? सो अडेप्ट इसलिए करते हैं हम कि उस चीज़ को हमने उसमें एक हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज़ को लेकर, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके आए हैं। और हमें ये भी देखना था कि सारा उसका नहीं लेंगे, हम कुछ और चीज़ों को भी ध्यान देंगे। तो हमने क्या किया, अमेरिका का भी ले लिया, कनाडा का फेडरलिज्म ले लिया, ऐसे हर एक कंट्री, आयरिश का ले लिया, ऐसे हर एक कंट्री का हमने कुछ ना कुछ ले लिया। उससे हमने किया और उसको बनाने के बाद हमने इसको ठीक करने की कोशिश की। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये चीज़ों को आप देखो, इसके बाद ये कहाँ कहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कनेक्ट करता है, कहाँ कहाँ पर करता है, किस किस के लिए करता है। तो जैसे मैंने बताया कि चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, सभी के लिए सेम है, सभी के लिए रूल रेगुलेशन सभी के लिए सेम है, चाहे जिसमें आ जाए। इससे रिलेटेड आप कई सारे पॉइंट डाल सकते हो। इसी के लिए हमारा नेहरू रिपोर्ट बनी थी, इसी के लिए वॉर होना शुरू हुआ। हमारे इंडिया फ्रीडम किस लिए चाहिए, इक्वालिटी के लिए। इक्वालिटी थी नहीं ब्रिटिश हो सकता रहते, अगर इक्वालिटी शुरू से मेंटेन करके रखते
रूल बनाने में, सभी चीज़ों में, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने काउंसिल में, तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन उन्होंने नहीं रखी अपने लिए। सुपीरियर हमारे लिए कुछ नहीं, नथिंग। सो दैट इज द पॉइंट। फिर इसके बाद, अब इसके बाद कौन कौन सी इक्वालिटी में एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हैं जो नहीं आएगा, नॉट एब्सोल्यूट होगा चीज़ों को लेकर, कैसे कैसे जहाँ जहाँ पर चीज़ें आएंगी, बिगड़ेंगी, बनेंगी, उन चीज़ों को आप देखोगे। कुछ रूल अलग अलग दिए गए हैं, कहाँ पर इक्वालिटी किस जगह पे नहीं होगा, या कहाँ पर दे सकता है, कहाँ पर ब्रेक हो सकती है। इक्वालिटी क्यों ब्रेक हो रही है, तो क्यों हो रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका रीज़न क्या दिया हुआ है। तो आपको ये बेसिकली ढूंढना है, सर्च करना है, पढ़ने से पहले जरूर देखना है कि व्हाई इट इज गिवन, क्यों दिया गया है ऐसा। अब जैसे कि द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटी ऑफ हिज एंड हर ऑफिस। क्यों नहीं कर सकता ये? आंसरेबल नहीं है कह रहे हैं, ये नॉट आंसरेबल, ये आंसर नहीं दे सकते किसी को। अब ये पूछ रहा है कि आंसर न देने की, क्यों नहीं है ऐसा? जानते हो क्यों नहीं? इसके पीछे अब दिमाग लगाना है कि क्यों नहीं है ऐसा, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि इंडिया का सबसे फर्स्ट पर्सन कौन माना जाता है? प्रेसिडेंट। स्टेट का फर्स्ट पर्सन गवर्नर, नंबर 1। नंबर 2, ये इनके अपने रिट्स हैं कुछ। इसके बाद ये भी ध्यान देना है, केवल इतना ही लॉजिक नहीं है, लॉजिक इसके साथ साथ और भी है। क्योंकि इनका जो डिसीजन होता है, जो चीजें होती हैं एक्चुअल में, वो बैकएंड से होती हैं, पीछे से होती हैं। क्योंकि उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करता है, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि क्या करना है आगे। इसका मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले रखा है उस चीज का, तो वो आंसर क्यों देगा? और गवर्नर का बी होल्ड किसके पास? गवर्नर इज द एजेंट, एजेंट है किसके किसके बीच में? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट हिम, गवर्नर अपॉइंट करता है गवर्नर को, तो वो भी आंसरेबल। तो सबसे, क्योंकि गवर्नर जो चीजें रखता है वो कहां जाती है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कहां से करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो चीजें तो वही होनी। तो ये चीजें आप ध्यान दो। अब कुछ नॉर्मल होती है तो अपने स्टेट सीएम से पूछ लेता है, वो भी आपकी गवर्नमेंट से डिसाइड होगा। तो बेसिकली इस चीज को ध्यान देना है क्यों ऐसा दिया गया है, इससे क्या रीजन। दूसरा, जैसे नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और continued against the president or governor in any court during his her term of the office। कोई भी इनके ऊपर केस नहीं चलाया जाएगा उस टाइम पर, जब तक ये अपने उसमें टेन्योर पे हैं। क्यों नहीं चलाया जाएगा? क्योंकि उस पद की वजह से नहीं चलाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद तो चल सकता है जब उनका टेन्योर खत्म हो गया। टेन्योर खत्म होकर नहीं, अगर खत्म होता तो उसके पीछे और भी है ना, इम्पीचमेंट बैठाला जाएगा, महाभियोग चलाया जाएगा, गलती क्या है उसे हटाया जाएगा, दूसरे को रखा जाएगा और उसको फिर सजा दे दी जाएगी। तोड़ भी तो है ना उसके पास, तो हमारे पास तोड़ क्या है उसके, उनको भी समझना है आपको। तो इन चीजों को इस तरीके से हम समझते हैं कि ये है तो क्यों है, ये ऐसी चीजें क्यों आती हैं बार बार। तो इनको भी आप फंडामेंटल राइट में समझना है, केवल पढ़ना बस नहीं है, इसको समझो और फिर जोड़ो अपने साथ क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तब समझते। अब इस तरीके से इस बार फाइनल करो इसको पढ़ के।